हेलो गाइस, वेलकम टू LPMS क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है भारत में कंपनी शासन अधिनियम के बारे में। वर्ष 1773 से 1858 तक के बारे में पढ़ेंगे। पीटर्स इंडिया एक्ट और भी जितने भी एक्ट आए हैं उन सब के बारे में वन बाय वन करके देखेंगे। तो आइए दोस्तों, पहले देखते हैं भारत में कंपनी शासन अधिनियम का परिचय। कंपनी शासन की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्ष 1600 में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी और वर्ष 1765 में एक शासकीय निकाय में बदल गई थी। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। बक्सर की लड़ाई वर्ष 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व एकत्र करने का अधिकार मिला तथा धीरे धीरे यह भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। प्राप्त शक्ति द्वारा शोषण। वर्ष 1765 से 1772 की अवधि में सरकार की व्यवस्था में दैत्य शासन देखा गया, जहां कंपनी के पास अधिकार तो थे लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जबकि इसके भारतीय प्रतिनिधित्व के पास सभी जिम्मेदारियां थी लेकिन कोई अधिकार नहीं था। इसका परिणाम निम्नलिखित के रूप में देखा गया। कंपनी के कर्मचारियों के बीच बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अत्यधिक राजस्व संग्रह और किसानों का उत्पीड़न, कंपनी का दिवाला, जबकि इसके अधिकारी फल फूल रहे थे। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया। व्यवसाय को सुनिश्चित दिशा देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कानूनों में क्रमिक वृद्धि के साथ कंपनी को विनियमित करने का निर्णय लिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए अधिनियम। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित। इस अधिनियम ने कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी, लेकिन कंपनी की गतिविधियों और कामकाज को विनियमित करने की मांग की। भारतीय मामलों पर नियंत्रण। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया था। गवर्नर जनरल का परिचय। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल पद को बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया। बंगाल में प्रशासन गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली एक परिषद द्वारा चलाया जाना था। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। बंगाल, जो कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशर की स्थापना की जानी थी, जिसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार शामिल थे, जहां सभी मामलों के निवारण की मांग की जा सकती थी। इसमें एक प्रमुख न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। वर्ष 1781 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और गवर्नर जनरल परिषद तथा सरकार के कर्मचारियों को अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय यदि कोई कृत्य करते हैं तो उन्हें अधिकार क्षेत्र से छूट प्रदान की गई थी। अब देखते हैं अगला, पीटर्स इंडिया एक्ट 1784। दोहरी नियंत्रण प्रणाली। इसने ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली की स्थापना की। कंपनी राज्य का एक अधीनस्थ विभाग बन गई और भारत में इसके द्वारा अधिकतर क्षेत्रों पर ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। हालांकि इसने वाणिज्य और दिन प्रतिदिन के प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखा। निर्देशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों पर नियंत्रण रखने के लिए कंपनी के एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। इसमें शामिल थे राजकोष के चांसलर, राज्य का एक सचिव। आगे देखते हैं, प्रिवी काउंसिल के 4 सदस्य क्राउन द्वारा नियुक्त किए गए। महत्वपूर्ण राजनीतिक मामले।
ब्रिटिश सरकार के सीधे संपर्क में 3 निदेशकों के न्यायालय की एक गुप्त समिति के लिए आरक्षित थे। गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ। गवर्नर जनरल की परिषद को कमांडर इन चीफ सहित 3 सदस्य तक सीमित कर दिया गया था। वर्ष 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों की शक्ति प्रदान की गई थी। यदि वह निर्णय की जिम्मेदारी लेता है तो उसे परिषद के निर्णय को ओवरराइड करने की अनुमति दी गई थी। चार्टर अधिनियम 1793। गवर्नर जनरल की शक्तियों का विस्तार। इस अधिनियम ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को उनकी परिषद पर जो शक्ति प्रदान की, उन्हीं शक्तियों का विस्तार भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को किया गया। विशिष्ट अधिकारों की नियुक्ति। गवर्नर जनरल, गवर्नर और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन अनिवार्य था। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी गई थी। ऐसा करना इस्तीफे के रूप में माना जाता था। अधिकारियों का भुगतान। इसमें निर्धारित किया कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाए। यह वर्ष 1919 तक जारी रखा। कंपनी को सालाना 5 लाख पाउंड का भुगतान ब्रिटिश सरकार को इसके आवश्यकता खर्चों का भुगतान करने के बाद करने के लिए भी कहा गया था। अगला आया चार्टर अधिनियम 1813। अंग्रेजी व्यापारियों की मांग। अंग्रेजी व्यापारियों ने भारतीय व्यापार में हिस्सेदारी की मांग की। यह मांग विशेष रूप से नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीप प्रणाली के कारण व्यापार के नुकसान के मद्देनजर की गई थी, जिसने इंग्लैंड की व्यावसायिक रूप से बेहद नुकसान पहुंचाया था। कंपनी के एकाधिकार का अंत। इसके द्वारा कंपनी अपने वाणिज्य एकाधिकार से वंचित हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इससे पूर्व क्राउन की तरह से अधिकार पूर्वक शासन कर रही थी, की शक्तियों में कमी आ गई। हालांकि कंपनी को चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त था। शिक्षित मूल निवासी को सहायता। साहित्य के पुनः उद्धार। विद्वानों, भारतीय मूल निवासियों के बीच प्रोत्साहन और भारतीयों के बीच मध्य वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए सालाना 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। यह शिक्षा प्रदान करने की राज्य की जिम्मेदारी के सिद्धांत को स्वीकार करने की दिशा में पहला कदम था। चार्टर अधिनियम 1833। कंपनी की व्यापारिक स्थिति। कंपनी को प्रदान की गई 20 साल की लीज। चार्टर एक्ट 1813 के तहत, जिसमें प्रदेशों द्वारा अधिकार एवं राजस्व संग्रह शामिल था, को आगे बढ़ा दिया गया था। हालांकि चीन के साथ और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। यूरोपीय आप्रवासन और भारत में संपत्ति के अधिग्रहण पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए, जिससे भारत में यूरोपीय उपनिवेशीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत के गवर्नर जनरल का परिचय। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसे नागरिक और सैन्य मामलों में अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन जैसी कंपनी की सभी शक्तियां दी गई थी। समस्त राजस्व इसके अधिकार के तहत वसूले जाते थे और खर्च पर भी उनका पूरा नियंत्रण था। विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। विधि आयोग। इस अधिनियम के तहत भारतीय कानून के समेकन और साहित्यकरण के लिए इनकी स्थापना की गई। इसने भारत के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा कॉमन सदस्य जोड़ा, जो एक कानूनी विशेषज्ञ था। लॉर्ड मैकाले चौथे कॉमन सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे। चार्टर अधिनियम 1853। कंपनी की व्यापारिक स्थिति। जब तक संसद कोई और आदेश प्रदान नहीं करती है, तब तक क्षेत्रों पर कंपनी का अधिकार जारी रहना था। सिविल सेवाओं पर कंपनी का संरक्षण भंग कर दिया गया था। सेवाओं को अब एक प्रतियोगी परीक्षा के जरिए सबके लिए खोल दिया गया था। चौथा कॉमन सदस्य। कानून से जुड़े एक सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्णकालीन सदस्य बनाया गया। भारतीय विधान परिषद। भारतीय
विधायक में स्थायित्व प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। इस विधायकी विंग को भारतीय विधान परिषद के रूप में जाना जाने लगा। हालांकि किसी ऐसे कानून की घोषणा के लिए गवर्नर जनरल की सहायता आवश्यक थी जो विधान परिषद के किसी भी विधेयक को वीटो कर सके। भारत सरकार अधिनियम 1858 वर्ष 1857 के विद्रोह के परिणाम 1857 के विद्रोह में प्रशासन में कंपनी की सीमा को उजागर कर दिया। विद्रोह ने कंपनी द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र पर अधिकार के विभाजन की मांग के रूप में अवसर प्रदान किया। कंपनी के शासन का अंत पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा शुरू की गई दोहरी प्रणाली का अंत हो गया। अब भारत को राजस्व के सचिव और 15 सदस्य की एक परिषद के माध्यम से क्राउन के नाम पर शासित किया जाने लगा। यह परिषद प्रकृति में सिर्फ सलाहकार थी। वायसराय का परिचय भारत के गवर्नर जनरल की उपाधि को वायसराय से बदल दिया गया, जिसने इस पद की प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कंपनी शासन के दौरान गवर्नर जनरल द्वारा किए गए सुधार लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल वर्ष 1786 से 1793 वह सिविल सेवाओं को अस्तित्व में लाने और व्यवस्थित करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने जिला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर दिया और कलकत्ता, ढांचा, मुर्शिदाबाद तथा पटना में सर्किट अदालतों की स्थापना की। कॉर्नवालिस कोड इस कोड के तहत किए गए कार्य हैं। राजस्व और न्याय प्रशासन का पृथकीकरण। यूरोपीय विषय को भी अधिकार क्षेत्र में लाया गया। सरकार अधिकारी अपनी आधिकारिक क्षमता के लिए किए गए कार्यों के लिए दीवानी अदालतों में जवाबदेह थे। कानून की संप्रभुता का सिद्धांत स्थापित किया गया। विलियम वेटिंग गवर्नर जनरल वर्ष 1828 से 1833 उन्होंने 4 सर्किट अदालतों को समाप्त कर दिया और उन्होंने कार्य कलेक्टर को हस्तांतरित कर दिए गए। उच्च प्रांतों के लोगों की सुविधा के लिए इलाहाबाद में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की। अंग्रेजी भाषा ने अदालतों की अधिकारिता भाषा फारसी का स्थान लिया। इसके अलावा मुकदमा करने वाले को अब अदालतों में फारसी या अस्थायी भाषा का उपयोग करने का विकल्प प्रदान किया गया था। एक नागरिक प्रक्रिया संहिता वर्ष 1859, एक भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 और एक आपराधिक प्रक्रिया संहिता वर्ष 1861 कानूनों को संहिताकरण के परिणाम स्वरूप तैयार की गई थी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ हमारे द्वारा जो ये आपको पढ़ाया गया या आपको हेल्पफुल रहा हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।